पाठ सेकंड के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम भारत में जो न्यायपालिका है उसका संगठन और किस प्रकार से कार्य करती है। सरकार के जो 3 भाग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उसी प्रकार एक न्यायपालिका है। न्यायपालिका में जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है। तो कहीं व्यवस्थापिका कानून बनाने में कोई कमी तो नहीं रह गई और कार्यपालिका द्वारा जो कानून जो नियम लागू करती है कार्यपालिका, उन नियमों की व्याख्या या कोई गलत तरीके से तो लागू नहीं कर दिया, ये देखने का कार्य है। तो प्रस्तावना: आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्तंभ पर निर्भर करती है। सामाजिक जीवन को नियंत्रण करने के लिए कानून ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है और इन कानून के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का है। न्यायपालिका केवल नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों का ही निर्णय नहीं करती, अपितु ये उन मुकदमों का फैसला भी करती है जो नागरिकों व राज्य के मध्य तथा संघात्मक देशों में केंद्र व उसकी इकाइयों के मध्य विवाद से उत्पन्न होते हैं। अब देखेंगे न्यायपालिका का अर्थ। साधारण अर्थ में कानूनों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने वाली संस्थागत व्यवस्था का नाम न्यायपालिका है। विभिन्न विचारकों ने न्यायपालिका को परिभाषित किया है। वो इस प्रकार से परिभाषित किया है। लॉस्की ने न्यायपालिका को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य किसी कानून के उल्लंघन की शिकायत का समाधान व फैसला करना है। इसी प्रकार हेमिल्टन ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि को कहा जा सकता। इस प्रकार न्यायपालिका नागरिकों के समस्त प्रकार के विवादों का समाधान करने और सामाजिक जीवन को अनुशासित कर उसमें सुव्यवस्था स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन करती है। अब देखेंगे न्यायपालिका का संगठन। भारत में जो न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार से है, तो ये देखेंगे। भारत में जो न्यायपालिका का संगठन है वो 3 स्तर पर माना जाता है। केंद्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और जिला स्तर पर जो जिला न्यायालय है और जिला न्यायालय के नीचे के स्तर पर अधीनस्थ जो न्यायालय है, वो अधीनस्थ न्यायालय में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायालय है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है न्यायालय है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय। ये इस प्रकार भारत में जो न्यायपालिका का जो संगठन है वो इस प्रकार स्थापित है। अब देखेंगे न्यायपालिका के कार्य, कौन कौन से कार्य न्यायपालिका सामान्यतः रूप से करती है। किसी भी देश की न्यायपालिका अपनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुरूप विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। दूसरों शब्दों में, विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत न्यायपालिका के कार्यों को उस देश के संविधान की प्रकृति, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, राजनीतिक सत्ता की संरचना और उसमें न्यायपालिका का संगठन आदि अनेक कारण प्रभावित करते हैं। संविधान का लचीला या अचल होना, राजनीतिक व्यवस्था का एकात्मक या संघात्मक होना, उनका लोकतांत्रिक या सर्वाधिकारवादी होना न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को एक सीमा तक प्रभावित और निर्धारित करता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी देश की जो न्यायपालिका जो कार्य करती है उसको प्रभावित करने के लिए वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है और उसकी जो शासन व्यवस्था कैसी है, जैसे संघात्मक है, एकात्मक है, इन पर निर्भर करती है। फिर भी न्यायपालिका इन विभिन्न प्रभावी कारकों को उपस्थिति के बावजूद कुछ सामान्य कार्य का निष्पादन करती है जिन्हें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जो पहला जो कार्य है कानूनों की व्याख्या करना, जो पहला जो प्रमुख कार्य न्यायपालिका का है वह है कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका का यह सर्वोपरि महत्वपूर्ण कार्य है और व्यवस्थापिका द्वारा जिन विधियों का निर्माण किया जाता है उनके अभिप्राय का स्पष्टीकरण
कानूनों की व्याख्या के कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। कानून की भाषा अनेक बार विवादित हो सकती है, जिनके अर्थ के बारे में विभिन्न पक्षों में सहमति नहीं हो पाती। इस प्रकार की परिस्थितियाँ कानून की आधिकारिक व्याख्या का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून निर्माण किए जाते हैं, उन कानूनों में अंतर्गत कोई विवादित स्पष्टीकरण या कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई उसका अर्थ या उसकी गलत अर्थ दो अर्थ निकल रहे हों, ऐसी स्थिति में इन सभी परिस्थितियों में या सभी विवादों में न्यायपालिका द्वारा उस पक्ष को सुना जाता है और उस पक्ष के अनुरूप या जो भी स्पष्ट जो व्याख्या है संविधान के अनुरूप उसकी कानूनों की व्याख्या करती है। दूसरा जो कार्य है नागरिक अधिकारों की रक्षा। तो जो नागरिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से न्यायपालिका करती है वो देखिए। न्यायपालिका देश के लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षक मानी जाती है। देश की सामान्य विधि द्वारा जो सर्जित जो भी अधिकार नागरिकों को मिलते हैं वे नागरिक अधिकार माने जाते हैं। यथा नागरिक द्वारा संविधान का अधिकार तथा विवाहों का अधिकार ऐसे नागरिक अधिकार है जिनकी पालना करने या उसकी अभिरक्षा करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका वहन करती है। तो नागरिकों को जो भी अधिकार दिया हुआ है, मौलिक अधिकार हो या सामान्य जो भी किसी प्रकार के जितने भी अधिकार नागरिकों को दिए हैं, उन नागरिकों के अधिकार को रक्षा न्यायपालिका करती है। तीसरा जो कार्य है अभियोगों का निर्णय। अभियोगों का निर्णय के संबंध में न्यायपालिका का मौलिक दायित्व कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का और व्यवस्थापिका द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित विधियों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के विरुद्ध जो अभियोग प्रस्तुत किए जाते हैं उनका निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के पारस्परिक झगड़ों, नागरिकों और सरकार के बीच उत्पन्न विभिन्न विवादों के बारे में न्यायपालिका में जो वाद प्रस्तुत किए जाते हैं उनका निर्णय भी इसी के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ है न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून निर्माण है और कार्यपालिका द्वारा जो उन कानूनों का जो लागू करने की प्रक्रिया है और इन कानूनों की उल्लंघन करने वाला जो व्यक्ति है उसको दंडित करने का कार्य न्यायपालिका करती है। और नागरिकों के विरुद्ध बहुत सारे जो अभियोग प्रस्तुत किए जाते हैं विभिन्न विवादों के, उनका निपटारा न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। जो अगला जो कार्य है संविधान की रक्षक के रूप में इसका कार्य। सभी लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका उस देश में जो भी संविधान की जो रक्षक मानी जाती है। सरकार के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो निकाय शासन संबंधी जो कार्य कर रहे हैं वे संविधान सम्मत है या नहीं, उनके कार्य में संविधान की भावना और प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये देखना न्यायपालिका का कार्य में आता है। संघात्मक देशों में जो संविधान द्वारा ही केंद्र और उनकी इकाइयों की शक्तियों का विभाजन किया जाता है, अतः न्यायपालिका इस तथ्य को भी ध्यान में रखती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यों से जो शक्ति के विभाजन की इस योजना को कोई चुनौती नहीं मिले। संविधान की सुरक्षा के लिए अमेरिका में 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने जो निर्णय दिया था, एक बार कहा था, यह निर्णय दिया था कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह देख सके कि कांग्रेस द्वारा पारित किया गया कानून संविधान सम्मत है या नहीं। वहाँ जो संसद का नाम कांग्रेस है और न्यायाधीश ने उस समय जो 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने जो कहा था न्यायाधिपति ने कि जो कांग्रेस जो संसद है वहाँ के द्वारा जो पारित जो कानून है वो न्याय सम्मत है या नहीं, ये देखने का कार्य न्यायपालिका का है, क्योंकि वो संविधान की रक्षक के रूप में है। न्यायपालिका के इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। इसकी प्रत्यक्ष व्याख्या आगे की जाएगी। कहने का अर्थ है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, तो उस ऐसा संविधान का वो अगर ऐसा उल्लंघन करती है तो उसको वो अवैध घोषित कर सकती है। ये संविधान की रक्षक के रूप में न्यायपालिका का कार्य है। जो अगला जो कार्य है मौलिक अधिकारों की अभिरक्षा, जो किस प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनकी किस प्रकार से रक्षा करती है। आधुनिक विश्व के अधिकांश देश है अधिकांश वो लोकतांत्रिक देश में जो संविधानों के द्वारा देश के लोगों का मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन
लोकतांत्रिक देशों में देश की न्यायपालिका संविधान द्वारा प्रदत्त इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि सरकार या सरकारी पदाधिकारी या कोई संस्था या किसी नागरिक द्वारा इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए तो वो व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों की क्षति पहुंची है देश की न्यायपालिका में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। भारत में राज्य के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में इस प्रकार के मामलों की सीधी सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। भारत का जो संविधान इन दोनों ही न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति नागरिक के असाधारण उपचार के अंतर्गत न्यायपालिका के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार पर्चा परमादेश निषेज्ञा उत्प्रेषण के लेख रिट जारी करने की प्रार्थना कर सकता है। कहने का अर्थ है कि जो लोकतांत्रिक देश है सभी देशों में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया हुआ है और मौलिक अधिकारों की अगर कोई सरकार या सरकारी संस्था या कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है और जिस व्यक्ति के जो नागरिकों मौलिक अधिकारों का हनन हुआ वो व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में जा सकता है और अपनी मौलिक अधिकार के विरुद्ध वो याचिका लगा सकता है। और भारतीय संविधान ने जो न्यायिक पालिका के रूप में जो कार्य असाधारण उपचार के रूप में दिया है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर किसी व्यक्ति को बिना कुछ कारण बताए उसको बंदी बना लिया जाता है तो न्यायालय में 24 घंटे के अंतर्गत उसको सशरीर उपस्थित करने का अधिकार है। अधिकार पर्चा परमादेश और निषेज्ञा है उत्प्रेषण, ये ऐसी रिटें हैं जो नागरिकों की रक्षा करती है। जो अगला जो कार्य है परामर्श संबंधी कार्य। अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि देश की कार्यपालिका किसी जो संवैधानिक या वैधानिक के विषय पर किसी भ्रम की स्थिति में न्यायपालिका से सलाह मांग सकती है। जैसे भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो रहा हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विषय उत्पन्न हुआ है अथवा उनके उत्पन्न होने की संभावना है जो इस प्रकार का और ऐसे संवैधानिक महत्व का है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना अनिवार्य हो, तो उस पर्सन को उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन सौंप सकता है भारत का राष्ट्रपति और न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा कि उचित समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिपादित कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है कि वह केंद्र और राज्य या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। कहने का अर्थ है कि परामर्श संबंधी कार्य समय समय पर राष्ट्रपति को कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जो केंद्र राज्यों के बीच से कोई विवाद हो या कोई ऐसी विधि के अड़चन हो जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के से परामर्श लेने का ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देता है वो उसको उसके अनुसार वो मानता या नहीं है लेकिन वो मांगने का अधिकारी है। अगला जो कार्य संघीय व्यवस्था में केंद्रीय तथा इकाइयों के क्षेत्र अधिकार संबंधी विवादों का निर्णय, यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के क्षेत्राधिकार संबंधी जो विवाद निर्णय करता है वो उस न्यायपालिका करती है। कहने का अर्थ है जो दो प्रकार की शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। संघ में क्या होता है केंद्र और राज्यों को सहकारी संघ के आधार पर कार्य शक्तियों का विभाजित होता है और वो अपने जो शक्ति विभाजित है उनके अनुसार वो कार्य करते हैं, लेकिन उनके बीच बहुत सारे विवाद हो जाते हैं शक्तियों को लेकर। ऐसे विवादों को निपटारा करने का कार्य न्यायपालिका करती है। कौन कौन से ऐसे विवाद हैं ये देखेंगे अपन। सभी संघीय व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है और ऐसे देशों में इस बात की संभावना सदैव बनी रहती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार के विवादों के निर्णय करने का कार्य उस देश की सर्वोच्चतम न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। भारत तथा अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार के विवादों को निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। तो संघ के जो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच जो भी विवाद है उन विवादों को निपटारा करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट उन विवादों का निर्णय करती है। और विविध कार्य में कौन कौन से विविध कार्य हैं? विविध कार्य में न्यायपालिका अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्यों का निष्पादन करती है, जैसे वसीयतनामा को पंजीकृत करती है, ऐसे मृत व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंध करती है जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, जो कंपनियां अपनी आर्थिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो
उनके लिए संप्रापक रिसीवर नियुक्त करती है। इसके अलावा अनुज्ञा पत्र जारी करना, विदेशी नागरिकों को देने के लिए प्रमाण पत्र देना और नागरिकों को विवाह की स्वीकृति देना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में आती है और न्यायपालिका उन कार्यों को करती है। भारत में संविधान उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि अपने पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायालय के न्यायाधिपति या पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है। यानी जो न्यायपालिका के जो अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी है उनकी नियुक्ति न्यायपालिका द्वारा ही की जाती है। ये भी एक न्यायपालिका के कार्य के रूप में ही आती है। अगला जो कार्य है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है ये देखेंगे अपन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है जिससे वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों और कानून की संवैधानिक दृष्टि से पुनः परीक्षा कर सकते हैं, और यदि उनके कार्य देश में परिवर्तित संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल हो तो उन्हें सुनने या अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और कानून और कार्यपालिका के आदेशों को संवैधानिक या असंवैधानिक का निर्णय करते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति जो कानून बने हुए हैं उन कानून बनाने का जो कार्य करती है व्यवस्थापिका करती है और लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। तो वो जो कानून बनाती है व्यवस्थापिका और लागू करती है कार्यपालिका, वो कानून और लागू करने में कहीं कोई दिक्कत है जो संविधान का उल्लंघन करती है तो उन्हें पुनर्व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब इसकी समीक्षा करेंगे कि न्यायपालिका किस प्रकार से अपना उचित जो कार्य करती है या नहीं करती, किस प्रकार से है। इस प्रकार न्यायपालिका देश के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देश के प्रशासनिक तंत्र में किसी भी स्तर पर नागरिकों के लिए यदि कोई प्रशासनिक अत्याचारी निर्णय लिया जाता है तो ऐसे निर्णयों को कोई भी नागरिक सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर उसे सुनने घोषित करने की प्रार्थना कर सकता है। न्यायपालिका से ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसे किसी भी प्रशासनिक अत्याचारी को रोकने में वह सक्रिय भूमिका निभाए। भारत की न्यायपालिका इस अपेक्षा पर प्राय खरी उतरी है। विगत कुछ वर्षों से निसंदेह भारत की न्यायपालिका अधिक सक्रिय हुई है। न्यायिक प्रक्रिया की कमी को दूर करने के लिए न्यायिक प्रशासन में व्यापक सुधार किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार के लिए सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निष्पक्षता एवं जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मजिस्ट्रेटों को आधारभूत सुविधा प्रदान करना आदि। यदि इन क्षेत्रों में सुधार किया जाता है तो निश्चित ही रूप से न्यायपालिका सरकार के संगठन में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने में सफल होगी। धन्यवाद।